नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधि लॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले के जो 3 पार्ट हैं उसके अंदर हमने इसके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी होंगी जो एग्जाम में आ सकती हैं। उसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाएगा, इसके लिए कैसे एप्लीकेशन दी जाएगी और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी उसके बारे में हमने बात की। इसके साथ ही जो परमिट दिए जाते हैं वह किस आधार पर दिए जाएंगे उसके बारे में हमने बात की। आज जो हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के अंदर हम देखने वाले हैं चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 9 तक के प्रोविज़न। तो इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो इसलिए अगर कोई सेक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया है तो उसे आप एक बार रीड ज़रूर करें, क्योंकि जनरल पर्पज़ से भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम पर्पज़ से तो इस वीडियो के अंदर जो सेक्शंस लिए गए हैं उसे आप अपने लिए नोट्स की तरह तैयार कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो यह आपको जो है एग्ज़ाम टाइम पर काम आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले 3 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसकी जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप कोई भी एक्ट शुरू करते हैं तो उसे स्टार्टिंग से शुरू करिए, क्योंकि अगर आप बेस से शुरू करेंगे तो आपको वो ईजीली समझ में आएगा। तो इसलिए उसकी लिंक दी गई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे वहीं से शुरू करें। आगे हम बात करते हैं कि जो चैप्टर 10, 11, 12, 13 और 14 यानी कि जो इसके बचे हुए सेक्शंस रहेंगे, बचे हुए जो चैप्टर्स आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर 10 जो है वो रिपील कर दिया गया है तो उसे आप यहाँ पर हटा सकते हैं। सिर्फ 11, 12 और 13, 14 आपको यहाँ पर जो है रिमेनिंग रहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, जब ये वीडियो शुरू कर रहे हैं तो बैरेट साथ लेकर बैठिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो हमने यहाँ बताए ही हैं और उसे आप अपने बैरेट में भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण। इस अध्याय के अंदर मोटर यानों के निर्माण से और उनके रखरखाव से रिलेटेड जो प्रोविज़न हैं वो किए गए हैं। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमने यहाँ कवर किए हैं, और उन सेक्शंस में क्या आपको याद रखना है एग्जाम पर्पज़ से वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन फिर भी आप लोग जो बैरेक्ट है उसके अंदर इस सेक्शन को एक बार रीड जरूर करें। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 109, जनरल प्रोविज़न रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, यानों के निर्माण और अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबंध, यानी कि उनके निर्माण से और उनके रखरखाव से रिलेटेड जो साधारण उपबंध हैं, जनरल प्रोविजंस हैं, वो सेक्शन 109 के अंदर किए गए हैं। तो उसके अंदर जो 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं वो हमने यहाँ मेंशन की है। पहली, एवरी मोटर व्हीकल शैल बी अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द पर्सन ड्राइविंग द व्हीकल, यानी कि जो व्यक्ति उस मोटर व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, तो उसके कंट्रोल में होना चाहिए। मतलब जो कंट्रोल्स उसमें दिए गए हैं मोटर व्हीकल के अंदर, उसको इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो सारे कंट्रोल्स जो मोटर व्हीकल के हैं वो उसके कंट्रोल के अंदर हो जो व्यक्ति उसे चला रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है एवरी मोटर व्हीकल शैल हैव राइट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल, यानी कि जो इस इंडिया के अंदर जो मोटर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसका जो स्टीयरिंग कंट्रोल होगा वो राइट हैंड साइड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग होता है। इसीलिए यहाँ पर ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि जो इंडिया के अंदर जो मोटर व्हीकल्स आते हैं उनका जो ड्राइविंग स्टीयरिंग जो होता है, स्टीयरिंग कंट्रोल जो होता है वो राइट हैंड साइड होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी स्पेशल सेक्शन के अंदर प्रोविज़न किया गया है कि जो राइट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल है उसके लिए जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। अब देखते हैं सेक्शन 110, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। इस अध्याय के अंदर केंद्र सरकार की शक्ति जो नियम बनाने की है वह सेक्शन 110 के अंदर दी गई है। तो इसके अंदर जो केंद्र सरकार है वह जो नियम बना सकेगी उसकी एक लिस्ट दी गई है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और उसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो यानों की ओर से ले जाए जाने वाले भार की चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई और प्लम का जो है यहाँ पर प्रोविज़न कर सकती है। यानी कि जैसे जो लोडिंग व्हीकल्स होते हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं वो कितना वेट जो है ले जा सकते हैं ट्रांसपोर्ट के दौरान, उसका जो निर्धारण है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा जो उनका आकार है, यानी कि जो बॉडी है, जो उनकी शेप है, उसके अकॉर्डिंग कितने टायर उसके अंदर होने चाहिए, ये भी निर्धारण जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर निर्धारित की जाती हैं। तो ये सिर्फ आपको एक बार रूल पढ़ लेना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि इस अध्याय के अंदर चैप्टर 7 के अंदर जो केंद्र सरकार की शक्ति है वो सेक्शन 110 के अंदर दी गई है। सेक्शन 110A,
रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल्स, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका एग्जाम में जो है आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए इसको एक बार आप पूरा रीड कीजिएगा बेरेट से। हमने यहाँ पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। सबसे पहले रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल्स, वापस कब बुलाया जाता है मोटर यानों को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर डायरेक्ट अ मैन्युफैक्चरर टू रिकॉल मोटर व्हीकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इट्स वेरिएंट्स। कभी कभी अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि किसी कंपनी के जो मोटर व्हीकल्स हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं या कुछ पार्ट्स जो हैं वो केंद्र सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, तब केंद्र सरकार जो है ऐसे मैन्युफैक्चरर को, ऐसी कंपनी को यह आदेश दे सकती है कि वह अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में वो सेल कर चुकी है उसे वापस बुलाए और जो उसके अंदर पार्ट नहीं है या एक्स्ट्रा है उसको वहाँ पर सही करे। इन डिफेक्ट इन मोटर व्हीकल विच में कॉज हार्म टू इन्वायरमेंट और इट्स यूजर और टू पब्लिक, जो कारण है जिसकी वजह से वो बुलाए जाएंगे वो यहाँ पर दिए हैं कि यदि वो पर्यावरण को नुकसान कर रही है या फिर वो उसके यूज़र जो उसे चलाता है उसे नुकसान कर सकती है या पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जो है उस कंपनी को मोटर व्हीकल्स को वापस बुलाने का आदेश दे सकती है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेक्शन 110A जो है उसमें क्या प्रोविज़न किया गया है, रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल्स। चैप्टर 8 कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, यातायात का नियंत्रण। इसके अंदर बताया गया है कि जो मोटर व्हीकल्स होंगे उनकी स्पीड क्या होगी, उसके लिए जो डायरेक्शंस यूज़ किए जाते हैं, साइन बोर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो कौन लगवाएगा, उसको फॉलो करने की ड्यूटी किसकी होगी, इन सब के बारे में जो प्रोविज़न है वो चैप्टर 8 के अंदर किए गए हैं। इस चैप्टर के भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमने यहाँ कवर किए हैं और जो कुछ सेक्शन जिनकी सिर्फ हेडिंग आपको रखनी है वो हम यहाँ पर आपको बताते जाएंगे। सेक्शन 112 लिमिट्स ऑफ स्पीड यानी कि गति सीमा, ये किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, इसके बारे में जो बंद है वो सेक्शन 112 के अंदर किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार जो है वह स्पीड लिमिट को डिसाइड कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट नो सच नोटिफिकेशन इज नेसेसरी इफ एनी रेस्ट्रिक्शन अंडर दिस सेक्शन इज टू रिमेन इन फोर्स फॉर नॉट मोर देन 1 मंथ, यानी कि अगर किसी जगह पर स्पीड लिमिट राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है और ऐसी स्पीड लिमिट जो है 1 मंथ से लेस पीरियड के लिए है, यानी कि 1 महीने से कम वक्त के लिए लगाई गई है, तो राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अगर 1 महीने से ज़्यादा के लिए वहाँ पर जो है स्पीड लिमिट लगाई जाती है तो राज्य सरकार जो है यहाँ पर राजपत्र के अंदर नोटिफिकेशन देगी कि यहाँ पर या इस रास्ते पर, इस सड़क पर जो है यह स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है और अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट का उपबंध भी किया जा सकेगा। सेक्शन 113 लिमिट्स ऑफ वेट एंड लिमिटेशंस ऑन यूज़, भार की सीमाएं और उपयोग किए जाने के बारे में निर्बंधन। अब जैसे कि हमने आपको बताया चैप्टर 7 के अंदर जो व्हीकल्स जब बनते हैं तो उसके बारे में जो डिसीजंस होते हैं, उसके बारे में जो प्रोविज़न होते हैं, उसकी जो पॉलिसी होती है वो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो लिमिट्स ऑफ वेट और लिमिटेशंस ऑन यूज़ यानी कि जो भार की सीमाएँ हैं, यानी कि कितना वेट लेकर वो चल सकते हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चैप्टर 8 के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब कंडीशंस यानी कि वो कुछ शर्तें लगा सकेगी। कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विद द नॉलेज ऑफ और अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनर ऑफ द मोटर व्हीकल और ट्रेलर। चैप्टर 13 जो है उसके अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 टर्म्स हैं वो हमने यहाँ पर लिखी है। इसके साथ ही आप बैरेट को रीड कर सकते हैं जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार जो है राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिवहन यानों यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं के लिए परमिट दिए जाने के संबंध में शर्तें विहित कर सकेगी तथा किसी क्षेत्र में या मार्ग पर ऐसे यानों का उपयोग प्रतिषिद्ध या निर्बंधित कर सकेगी, यानी कि प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट कर सकेगी। इसके साथ ही अन्यथा विहित किया जाए उसके सिवाय कोई व्यक्ति किसी ऐसे मोटर यान को जिसमें वातीय टायर न हो किसी सार्वजनिक स्थान में न तो चलाएगा, न चलवाएगा और न चलाने देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके साथ ही 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं जिसमें बताया गया है कि जिसका लदान रहित भार यान के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट लदान रहित भार से अधिक है तो उसे यहाँ पर जो है रोका जा सकता है, उसके ऊपर दूसरी कार्रवाई की जा सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 113 के अंदर किए गए हैं, तो उसे आप एक बार जरूर रीड कीजिएगा। इसके बाद सेक्शन 114 पावर टू हैव व्हीकल वेट, यानी कि यान को तुलवाने की शक्ति किसके पास होती है। तो यान को तुलवाने से तात्पर्य है कि यदि किसी प्राधिकारी को जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अधिकृत है, अगर उसे पता करना है कि यह जो ये जो यान है वह अपने वेट से जो उसके लिए सकल भार निर्धारित किया गया है, ग्रॉस वेट निर्धारित किया गया है, उससे ज़्यादा का माल जो है वह लेकर जा रहा है, ज़्यादा लोड लेकर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह जो है जो राज्य के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी है
या जो अन्य व्यक्ति जिसे राज्य द्वारा अधिकृत किया गया है वह उस मोटरयान के ड्राइवर से यह कह सकेगा कि वह उसको जो है अपने पास के यानी कि जहाँ पर वह स्थित है उसके आसपास जो टोल कांटा नियरेस्ट होगा वहाँ पर जाकर जो है उसको तुलवा सकेगा, वेट करवा सकेगा। और अगर वह ज़्यादा निकलता है तो इस स्थिति में उसके ऊपर जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट है उसके ग्रॉस वेट से ज़्यादा उसे तत्काल वहीं पर खाली करने को कहेगा। तो यह जो प्रोविज़न है वह सेक्शन 114 के अंदर किए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर इसकी हेडिंग याद रखनी है। इसके बाद सेक्शन 115 यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति, तो वो भी राज्य सरकार के पास दी गई है, तो उसे आप सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा। सेक्शन 116 पावर टू इरेक्ट ट्रैफिक साइंस, यानी कि जो ट्रैफिक साइन है उसे लगाने की शक्ति यानी कि यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति किसके पास होगी। तो इसके लिए यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ बताई गई हैं कि कौन लगवा सकता है वो हमने यहाँ मेंशन की है कि सबसे पहला राज्य सरकार द्वारा लगवाया जा सकता है, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी उसे लगवा सकता है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अंदर जो गठित है उस प्राधिकरण के द्वारा भी यहाँ पर यातायात चिन्ह लगवाए जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ बताई गई है कि किसके द्वारा यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति उनको प्राप्त है। तो सेक्शन 116 में इसके बाद के जो सेक्शन है सेक्शन 117 उसमें दिया गया है पार्किंग प्लेसेस एंड हॉल्टिंग स्टेशंस, पार्किंग स्थल और विराम स्थल। इससे तात्पर्य है कि जो नेशनल हाईवेज होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, यहाँ पर जो है जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं या जो बसेस हैं जो कि पैसेंजर व्हीकल्स हैं, तो उन्हें जो है एक पार्किंग के लिए एक जगह उपलब्ध कराई जाए या उनके लिए एक जो है हॉल्टिंग स्टेशन बनाए जाएं। तो ये जो कर्तव्य होगा, ये जो ड्यूटी होगी वो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि कहाँ कहाँ पर पार्किंग स्टेशंस बनाए जाएं और कितने समय तक वहाँ पर जो है पार्किंग की जा सकती है व्हीकल्स की। ये सारी जो प्रोविजंस हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो सिर्फ एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, ऐसा कुछ इसमें मस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से। इसके बाद है सेक्शन 118 चालान विनियम यानी कि ड्राइविंग रेगुलेशंस, तो यह जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। सेक्शन 119 यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का जो कर्तव्य है वह जो व्हीकल को ड्राइव कर रहा है यानी कि जो ड्राइवर है उसके होंगे कि वो जो चिन्ह लगाए गए हैं, यातायात चिन्ह लगाए गए हैं, उसे फॉलो करें। सेक्शन 120 व्हीकल्स विथ लेफ्ट हैंड कंट्रोल, जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो है राइट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल के मैन्युफैक्चर होंगे जो मोटर व्हीकल्स होंगे, तो उसी से रिलेटेड जो यहाँ पर प्रोविजन किया गया है कि जो सेक्शन 120 है, यदि किसी व्हीकल के अंदर, मोटर व्हीकल के अंदर लेफ्ट हैंड कंट्रोल है, बाईं ओर के नियंत्रण वाला यान है, तो उसके लिए यहाँ प्रोविजन किया गया है कि जो उसके प्रोविजंस हैं यानी कि जो उसके चलाने की जो प्रोसेस है या उसकी जो प्रोविजंस उसमें किए गए हैं वो इस तरीके से किए जाएं कि जब वो रोड पर चलाया जाए तो वह पब्लिक को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसको सिर्फ एक बार आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा कि व्हीकल्स विथ लेफ्ट हैंड कंट्रोल के लिए प्रोविजन सेक्शन 120 में किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 122 लीविंग व्हीकल इन डेंजरस पोजीशन, यान को खतरनाक स्थिति में छोड़ना। तो यदि कोई ड्राइवर जो है किसी यान को यदि वह ख़राब हो जाता है या उसमें ऐसी स्थिति है कि वो उसमें आग लग सकती है, तो ऐसी स्थिति में यदि वह उसको कहीं पब्लिक प्लेस पे छोड़ देता है तो उसके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। उसी के बारे में जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 122 में किए गए हैं। सेक्शन 124 प्रोहिबिशन अगेंस्ट ट्रेवलिंग विदाउट पास और टिकट। अब ये जनरल पर्पस से भी हमें पता होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी पैसेंजर व्हीकल में यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं या ट्रेन्स हैं, तो उसके अंदर अगर बिना पास के या बिना टिकट लिए यात्रा करता है तो उसका यहाँ पर प्रोहिबिशन किया गया है। इससे रिलेटेड जो पनिशमेंट है उसके बारे में जो प्रोविज़न है वो अलग से किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जो इसका प्रोविज़न है वो कहाँ किया गया है, सेक्शन 124 में। सेक्शन 127 इसके बीच में जो सेक्शन है सेक्शन 125, उसमें बताया गया है कि ड्राइवर को जो है बाधा ना पहुंचे, यानी कि जब बस के अंदर जब सवारी पैसेंजर जब बिठाए जाते हैं, सवारी बिठाई जाती है, तो उसे ड्राइवर के आसपास ना बिठाए ताकि उसका जो कंट्रोल है व्हीकल के ऊपर उसमें उसे बाधा ना आए। तो यह यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है, हालांकि ऐसा हम लोगों को कई जगह पर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद सेक्शन 126 खड़े यान स्टेशनरी व्हीकल्स, तो जो स्टेशनरी व्हीकल्स है वो कब उसके अंदर स्टेशनरी व्हीकल से यहाँ तात्पर्य है कि यदि कोई वाहन को अगर किसी जगह पर खड़ा किया गया है यानी कि उसे कहीं पर पार्क किया गया है, तो उस पार्क करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से ब्रेक लगाने चाहिए, उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए, ड्राइवर सीट पर कब कौन नहीं बैठ सकता है, इसके बारे में जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 126 में किए गए हैं।
तो उसे एक बार आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा, सिर्फ जनरल पर्पज से, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए। सेक्शन 127, अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनरल पर्पज से भी और एग्जाम पर्पज से भी, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। रिमूवल ऑफ मोटर व्हीकल्स अबेंडन और लेफ्ट अनअटेंडेड ऑन अ पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोड़े गए मोटर यानों का हटाया जाना। यहाँ पर यह बताया गया है कि पब्लिक प्लेस यानी कि जैसे कि नो पार्किंग, जहाँ पर लीगली अलाउड नहीं है गाड़ी खड़ी करना, और अगर वहाँ पर कोई व्हीकल जो है पार्क कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में जो है ऐसे व्हीकल के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, वो सेक्शन 127 में दिया गया है। तो यहाँ लिखा गया है कि कोई पुलिस अधिकारी जो कि इस हेतु जो है प्राधिकृत किया गया है, वह जो है ऐसे मोटर व्हीकल के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सार्वजनिक स्थान जहाँ पर अलाउड है कि वो फॉर 10 आवर्स यानी कि 10 घंटे तक जो है वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकता है लीगली, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा खड़ी की जाती है तो यहाँ पर दूसरी कार्रवाई की जा सकेगी। उसके साथ ही पार्क ऑन प्लेस वेयर पार्किंग इज लीगली प्रोहिबिटेड, यानी कि नो पार्किंग क्षेत्र में अगर आपके वाहन को आप पार्क करते हैं तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई करने का प्रावधान इस सेक्शन के अंदर किया गया है। तो इसलिए याद रखिएगा, सेक्शन 127 में बताया गया है कि जब ट्रैफिक पुलिस जो आपके वाहन जो अभी नो पार्किंग में खड़े होते हैं तो उसे जो टो करके ले जाया जाता है या उसे जो है वहाँ पर जो उसको लॉक कर दिया जाता है, तो वो इसीलिए किया जाता है कि इसके अंदर प्रोविज़न किए गए हैं। तो इसको एक बार आप जरूर याद से पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 129, वियरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव हेडगियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। सुरक्षात्मक सिर के पहनावे का पहना जाना, यानी कि हेलमेट का पहना जाना। तो इसमें बताया गया है कि 4 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को जो है हेलमेट पहनना अनिवार्य है यदि वह 2 पहिया वाहन यानी कि 2 व्हीलर पर ट्रेवल कर रहा है। 4 वर्ष से कम व्यक्ति, जो 4 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या जो प्रोविज़न रहेंगे वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ से ये याद रखना है कि मिनिमम कितने एज से चालू होता है, तो 4 ईयर्स यानी कि 4 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति हैं उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जो प्रोविज़न कहाँ पर किया गया है, सेक्शन 129 में। लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन है कि जो सिख हैं, सरदार यानी कि जो पगड़ी धारण करते हैं, उनके लिए यहाँ पर छूट दी गई है। यदि वो पगड़ी धारण करते हैं तो उन्हें हेलमेट पहनने से छूट यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर दी गई है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। सेक्शन 134A, प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन्स, नेक व्यक्ति की संरक्षा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है और एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। इसके अंदर जो प्रोविज़न किया गया है वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किसी की सहायता की जाती है। अब इसमें किसी से मतलब है कि कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई घायल व्यक्ति है और सड़क पर कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और अगर वो उसकी हेल्प करता है, उसे जो है हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे परेशान नहीं किया जाएगा। इसी के लिए ये सेक्शन दिया गया है। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं सेक्शन 134A के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन्स दी गई है, यानी कि नेक व्यक्ति की संरक्षा। तो ये था आपका चैप्टर 8। अब बात करें अगर चैप्टर 9 की, तो उसमें बताए गए हैं मोटर व्हीकल्स टेम्पररी लिविंग और विजिटिंग इंडिया, यानी कि अस्थायी रूप से भारत से जाने या भारत में आने वाले मोटर यान, यानी कि जो टेम्पररी जो है भारत के अंदर आते हैं, ऐसे मोटर व्हीकल्स जो हैं उनके लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे और किसके द्वारा किए जाएंगे, वह चैप्टर 9 के अंदर दिए गए हैं। चैप्टर 9 में सिर्फ एक ही सेक्शन है जिसमें बताया गया है सेक्शन 139, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो केंद्र सरकार जो है ऐसे यानों के आवागमन के लिए जो है यहाँ पर रूल्स बना सकेगी कि उनको क्या परमिट होना चाहिए, वह जो यान आ रहे हैं उनको जो परमिट दिया जाएगा उसको कौन फॉलो करेगा, उसके साथ ही उसमें क्या कंडीशंस लगाई जा सकती हैं कि किस प्रकार के वाहन इंडिया में आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये सारी ही बातें जो हैं वो सेक्शन 139 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं उसके अंदर मेंशन की गई है। तो उसे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ एग्जाम पर्पज से अगर आप देखते हैं तो चैप्टर 9 की हेडिंग आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह पूछी जा सकती है। इसके बाद आता है चैप्टर 10 जो कि रिपील कर दिया गया है, यानी कि जो चैप्टर 10 है अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ तक आपका जो है मोटर व्हीकल एक्ट का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक का पार्ट जो है वो इस वीडियो के बाद कवर हो जाता है। अब बचते हैं आपके चैप्टर 11, 12 एंड 13, 14। तो यह जो है नेक्स्ट वीडियोज़ जो हमारे आ रहे हैं उसके अंदर कवर कर लिए जाएंगे। तो आप लोग जितने वीडियो अभी तक डल चुके हैं उसको अच्छे से पढ़िए। अगर कहीं डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.